इम्प्लीकेशन, और इसको कंडीशनल भी बोलते हैं या फिर इसको इफ़ देन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस सिंगल एरो से या फिर इस डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 90% केसेस में इसको सिंगल एरो से ही करते हैं, जबकि आपकी बुक में कई कई जगह पे दोनों ये दी हुई हैं, दोनों रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सिंगल का ही देखता आया हूँ स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा है डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस या फिर एंटीसीडेंट, और दूसरे वाले पोर्शन को बोलते हैं कंक्लूजन। तो इसके इम्प्लीकेशन के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, केवल उसी केस में इम्प्लीकेशन फॉल्स होती है। देखिए मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। देखिए जब जब हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है, केवल उसी केस में ये 0 है, बाकी सारे केसेस में ये 1 है। तो इसको याद रखने का मैंने आपको सिंपल तरीका यही बताया कि जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, केवल तभी ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी लिखा हो सकता है 0 की वजह जगह पे, ठीक है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। और कुछ बुक्स इतनी वो होती हैं, उसमें ट्रू का मतलब 0 और फॉल्स का मतलब 1 किया होता है। तो मतलब ध्यान रहे, मतलब मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कभी क्वेश्चन में कि भाई मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, ठीक है। तो अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई क्या मतलब होगा, ठीक है। तो देखिए इम्प्लीकेशन के केस में ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है दैट इज़ दिस वन, ठीक है। तो पी एरो क्यू को मैं नॉट पी वी क्यू भी लिखता हूँ, नॉट पी और क्यू भी लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ मैं, ऐसा क्यों करता हूँ? देखिए जब मैं इसको प्लॉट करूँगा ना, तो ये दोनों जो है ना वो टेबल बिल्कुल सेम आएंगे, इसका टेबल भी सेम आएगा, इसका भी टेबल सेम आएगा। तो आगे चल के यहाँ कहीं मैंने किया हुआ है, देखिए देखिए मैंने 2 वेरिएबल लिए, ठीक है। तो 2 वेरिएबल लिए मैंने, तो मैंने पी एरो क्यू निकाला। तो पी एरो क्यू निकालने के लिए मुझे क्या पता था कि जब हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स हो, केवल उसी केस में ये फॉल्स होगा, बाकी केसेस में ये ट्रू होगा, ठीक है जी। तो मैंने पी एरो क्यू निकाल दिया। अब मैंने नॉट पी भी क्यू करना है, यानी कि पहले मुझे नॉट पी निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ऑरिंग करनी पड़ेगी इसकी क्यू के साथ, ठीक है। तो जब आप ऑरिंग करेंगे तो आएगा 1 1 1 1 1 0 1, ठीक है। यानी कि ये दोनों सेम हो गए, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों को मैं इक्वलेंट बोलता हूँ। तो इसलिए मैं ये लिखता हूँ कि भाई ये वाला फॉर्मूला वहाँ से है, क्योंकि वो दोनों कॉलम जो थे वो सेम थे, इस वजह से मैंने उनको ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है ना ये आगे चल के बहुत बार यूज़ होगी, तो ये इससे बेटर है कि आपको पहले ही पता लग जाए, ठीक है। तो फ्रॉम पी एरो क्यू we can derive 3 conditional statements. First conditional statement is converse, second is contrapositive and third is inverse. तो converse क्या होता है? जब p एरो q हो तो q एरो p को बोलते हैं converse, और नॉट q एरो नॉट p को बोलते हैं contrapositive, और नॉट p एरो नॉट q को बोलते हैं inverse, ठीक है। इनको खोलने का भी वही तरीका है जैसे नॉर्मली p एरो q को खोलते हैं। तो q एरो p को कैसे खोलेंगे? नॉट q v p, ऐसे ही खोलेंगे, ऐसे लिख दूंगा मैं। और इस तरह से नॉट क्यू एरो नॉट पी को कैसे खोलेंगे? तो फर्स्ट वाले का नॉट, यानी कि नॉट ऑफ फर्स्ट थिंग, और लगाओ और सेकंड को एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्यू वी नॉट पी, ठीक है। तो और इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स भी वही, फर्स्ट वाले का नॉट कर दो, नॉट ऑफ नॉट पी और नॉट क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पी वी नॉट क्यू, क्योंकि नॉट से नॉट कट जाएगा ना, ठीक है। तो वैसे इन सब ये मैंने किया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये किसी ने पूछा नहीं, ना करने की ज़रूरत थी इसको, ठीक है। ये फालतू चीज़ है, ठीक है। आपको केवल ये याद रखना है, क्यों याद रखना है? क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आता है कि अगर पी एरो क्यू ये है तो विच अमंग द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस इज कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। वहाँ पे चारों ऑप्शन जो है ना सेम से दिखते हैं, तो
उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है इन तीनों में ना। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है ज़रूरी। और जो आपका ई सेक्शन है ना, जो ABCD ई सेक्शन जो आता है आपका पेपर में, उसमें जो कंपलसरी सेक्शन होता है उसमें कई बार वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज़ नेगेशन ऑफ Q, इफ़ नेगेशन ऑफ Q इज़ ट्रू देन नेगेशन ऑफ P, ठीक है। इफ़ दिस देन दिस, ठीक है। तो आपको वो चीज़ लिख के आनी है वहाँ पे। आई होप आपको ये पता चला होगा तीनों चीज़ें। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम, हाँ ठीक है। तो वेरियस वेज टू एक्सप्रेस P एरो Q। तो P एरो Q को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने आपको बताया इफ़ P देन Q भी उसमें से एक है, ठीक है। तो इंग्लिश में कई तरह की नोटेशन है, जैसे कि इफ़ P देन Q, ये सबसे सिंपल तरीके से P एरो Q को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा तरीका है P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तीसरा तरीका है इफ़ P कॉमा Q। चौथा तरीका है P इज़ सफिशेंट फॉर Q। पांचवा तरीका है Q इफ P। छठा तरीका है Q व्हेन P, ठीक है। और नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q अनलेस नॉट P implies P only if Q, a sufficient condition of Q is P, Q whenever P, Q is necessary for P, Q follows from P। ये 14 तरीके हैं एक सिंगल सेंटेंस को लिखने के, 14 तरीके हैं, ठीक है। इस चीज़ को लिखने के 14 तरीके थे ये। तो क्वेश्चन में जैसा भी दिया होगा ना, जिस भी लैंग्वेज, जिस भी नोटेशन का यूज़ करना होगा, तो आपको उसी टाइम दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये P एरो Q की बात कर रहा था, ठीक है। तो आगे हम इसमें इसकी इंग्लिश कन्वर्जन देखेंगे, थोड़े से एग्जांपल, तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है।